अपन आगे की भाग की बात करेंगे। पाठ संख्या 4 देखिए। मजदूरों के बारे में दे रखा है कि उन्होंने कितने दिनों तक काम किया था ना। तो मजदूरों ने है कितने दिनों तक काम किया था। 19वीं सदी के मध्य में अच्छे हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी नियत गरीब थी। तो लगभग 10% के आसपास शहरी आबादी क्या थी, गरीब थी। 1830 के दशक आई आर्थिक मंदी जैसे दौर ने बेरोजगारी की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से लेकर 75% पहुंच जाती थी। तो देखो बेरोजगारी की संख्या में भी वृद्धि होती रही थी। देखो 35 से सीधा ही कितना प्रतिशत हो गया, 75% तक के पहुंच गई थी। इसका मतलब बेरोजगारी की संख्या वो बढ़ती जा रही थी। अब देखो आगे है आपके, पहले ये नए शब्द देख लीजिए आप। इसका अर्थ ना ये इंपॉर्टेंट है इसमें। स्पिनिंग जेनी, ये क्या है, जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारा तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। तो इस तरह इसको याद रखना है। ये क्या थे, स्पिनिंग जेनी क्या है, जो मशीन है। और इसका देखा जाए तो किसने बनाई थी, जेम्स हरग्रीव्स ने। कब बनाई थी, 1764 में। और ये मशीन कताई की प्रक्रिया को तेज कर दी और मजदूरों की मांग को घटा दी थी। ये आपको इसमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखो, अब आपका दे रखा है ये बीच में क्या आ रहा है, देखो ये लो। इसमें दे रखा है बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूरी नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई तो जो प्रौद्योगिकी जो तकनीक है, उद्योग धंधे है, वो क्या है कि ज़्यादा अब इन्हें उत्पादन करने लगे। तो वहाँ पर जो मजदूर है वो बेरोजगार होते गए थे। क्योंकि कम समय में मशीन है वो उत्पादन कर देती है। इसके कारण है प्रौद्योगिकी से लोग है वो चिढ़ते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो अभी पढ़ा है ना अपन स्पिनिंग जेनी, तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी थी। क्योंकि हाथ से बनाई हुई निर्मित वस्तुएं क्या है कि महंगी भी बिकती थी। इसके कारण वो लोग खरीद नहीं पाते थे। और मशीनों से बनी हुई चीज़ वो क्या होती थी, सस्ती होती थी। और मशीनों से कोई भी अगर कपड़ा या कोई वस्तु बनाई जाती, समय भी कब लगता था। तो इस तरह मशीनों का हमला करने लगी थी। मिले जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा था। आगे देखो, इसमें दे रखा है 1840 के दशक बाद शहरों के निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ गई। अब देखो लोगों के नए रोजगार पैदा हुए क्योंकि नई तकनीक आई थी। तो इसमें देखिए 1840 के दशक शहरों में निर्माण गतिविधियां तेज बढ़ी और लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए। सड़कों को चौड़ा किया गया और नए रेलवे स्टेशन बनाए। रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया था। सुरंगें बनाई गई थी। निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई थी। नदियों के तटबंध बनाए गए थे। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में 2 गुना। तो परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में 2 गुना। और अगले 30 सालों में एक बार फिर दो गुना हो गई। तो इस तरह परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या बढ़ी है यहाँ पर 2 गुना, फिर अगले 30 सालों में 2 गुना हो गई थी। तो इस तरह ये काम किया गया था। आगे अपन बात करते हैं, देखो औपनिवेशों में औद्योगिकरण। ये जो दे रखा है ना, औपनिवेशों में औद्योगिकरण किस पहले, जैसे भारत है ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो ये जो किस तरह फैलाया गया था अपने औपनिवेशिकों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को देखिए। तो आइए भारत पर नज़र डाले। तो भारत किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का था। किसका था, ब्रिटेन का। ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत। ठीक है, इसमें अब किस तरह अंग्रेज है वो उद्योग धंधे स्थापित करते हैं। तो भारत पर नज़र डाले, देखिए ये लो सही कर देता हूँ।
देखें कि एक उपनिवेश का औद्योगिकरण कैसे होता है। यहाँ हम कारखाना उद्योगों के साथ गैर मशीनों के क्षेत्र पर ध्यान देंगे और हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित होगा। तो ज़्यादातर अपन बात करें तो भारत की कपड़ा उद्योग तक ही सीमित होगा। ये देखो अब ये अंग्रेज क्या करते हैं, भारतीय कपड़ों का युग देखो ये पढ़ते हैं अपन। मशीनों के अगर बात करें, एक मिनट इसको सही कर देता हूँ। यानी मशीन उद्योग के युग में पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार भारत के रेशमी और सूती उत्पादों को दबदबा रहता था। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि मशीन उद्योग के युग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जो कपड़ा था ना वो भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा रहता था। यानी इसका निर्यात करते थे भारत, रेशमी और सूती, इसका दबदबा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यूरोपीय मार्केट में भी बहुत सारे देशों को मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारतीय पैदा होने वाली कपास महीन किस्म की थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें ना, कि भारतीय कपास की क्वालिटी ये थी कि वो महीन कपास महीन किस्म की थी और उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा मांग थी। आर्मेनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, तो वो करते क्या थे, आर्मेनियन और फारसी सौदागर, सौदागर कौन होते थे, जो किसानों से वो खरीदते थे वो होते थे सौदागर। और पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते से ये चीज़ें लेकर जाते थे। तो ये सौदागर कहाँ से ले जाते थे, आर्मेनिया यानी आर्मेनियन फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान और पूर्वी फारस से मध्य एशिया के रास्ते से ये चीज़ें लेकर जाते थे। चलो आगे बात करते हैं अपन। फिर देखो ये यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊँटों की पीठ पर लादकर पश्चिम उत्तर सीमा की दर्रों और रेगिस्तान को पार ले जाते थे। तो महीन कपड़ों के थान जैसे अपन कह सकते हैं बड़े बोरे भर करके ऊँटों पर लाद कर ले जाते थे। और पश्चिमी सीमा प्रांत के पहाड़ी दर्रों, जैसे जो पहाड़ी दर्रे अभी वर्तमान में पाकिस्तान यानी खैबर और दोलन दर्रे है, अगर देखा जाए तो उन दर्रों से क्या है वो ले जाते थे। जो भी ये खैबर दोलन दर्रे पाकिस्तान की है अभी है ना, ठीक है ना, तो रेगिस्तान पर ले जाते। तो इन दर्रों के माध्यम से, दर्रे क्या होते हैं, जैसे ये पहाड़ी है तो इसमें जाने के लिए इसके बीच में रास्ता होता है ना उन दर्रों से। अब देखो आगे इसमें दे रखा आपका, एक मिनट इसको काट देता हूँ। अब देखो इसमें मुख्य पूरे औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार भी चलता है। देखो स्थल मार्ग से तो ये इन दर्रों के माध्यम से उत्तर पश्चिम दर्रों से होता था, लेकिन समुद्री मार्ग से भी होता था। यानी औपनिवेशिक बंदरगाहों से, औपनिवेशिक बंदरगाह कैसे आ गया, यानी बंदरगाह जो स्थापित किए थे वो अंग्रेजों ने स्थापित किए थे या फ्रांसीसियों ने, डचों ने। ये औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता व्यापार होता था। अंग्रेज है अपने ज़्यादा बंदरगाह स्थापित किए थे, औपनिवेशिक वही थे। और व्यापार था गुजरात की तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत की खाड़ी और लाल सागर से बंदरगाहों से जुड़ा था। तो गुजरात के तट पर स्थित जो सूरत बंदरगाह है वो भारत की खाड़ी और लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। अब देखो कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम, तो कोरोमंडल जो तट है वो मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली माध्यम से भी दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार होता था। तो आपको पूछा जाता है कौन से बंदरगाहों से भारत का व्यापार होता था, तो गुजरात के बंदरगाह आ जाएगा इसमें। एक देखो कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और दूसरा बंगाल में हुगली के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशिया के बंदरगाहों से खूब व्यापार होता था। ये थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इधर देखो नए शब्द इसमें नहीं, ठीक है ना। अब देखो आप आगे अपन बात करते हैं, लो ये कि निर्यात व्यापार इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। तो निर्यात जो व्यापार से यहाँ से क्या करते थे, निर्यात करते थे। तो व्यापारी काफ़ी सक्रिय थे, भारतीय व्यापारी, और बैंकर सक्रिय थे। बैंक जो पैसे देने वाले वो भी इसमें सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, जहाँ उत्पादन होता है वहाँ पैसे खर्च करते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुँचाते थे। जो निर्यातक है उनको वहाँ तक ये लोग पहुँचा देते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए
बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। ये जो सौदागर होते थे ये क्या है सीधे किसानों से वो खरीदते थे सौदागर बंदरगाह ना, और बीच में बिचौलिया थे ये सौदागर, और बंदरगाह तक पहुंचा देते थे ना। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे। तो बुनकर है उनको वो क्या है कि पहले ही शाही, अपन मारवाड़ में कहते हैं ना शाही देते हैं, तो इस तरह वो आगे से आगे तैयार रखते थे। अब देखो बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे, तो बुनकरों ने जो तैयार किया कपड़ा वो कौन खरीदते थे, सौदागर खरीदते थे। अब देखो उस बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। तो ये जो सौदागर है ये जो भी है वो कहाँ पहुंचाते, बंदरगाहों के। बंदरगाहों का मतलब होता है समुद्र पर माल नाव यानी उतारा और चढ़ाया जाता है नावों के माध्यम से, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं बंदरगाह। अब देखो आगे बात करते हैं अपन, ये लो ये क्या हो गया। तो देखो बंदरगाहों पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों का दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागर माल खरीदते थे। तो बंदरगाहों में बड़े जहाज मालिक होते थे और निर्यातक व्यापारी दलाल की कीमत पर ही मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों को माल खरीद लेते थे। तो सौदागरों से और बिचौलियों से क्या है, दलालों के माध्यम से ये बड़े मालिक है वो खरीद लेते थे माल। अब देखो 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के यानी नियंत्रण वाला ये नेटवर्क टूटने लगा था। अब देखो 1750 तक आते आते सौदागर का नियंत्रण है वो नेटवर्क है वो टूटने लग गया था। आगे अपन बात करते हैं, देखो यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। तो यूरोपीय कंपनी है उसकी ताकत है वो धीरे धीरे बढ़ती रही थी, और पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की थी, और इसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। अब देखो जो भी यूरोपीय कंपनी है वो भारत आई थी, तो उसने क्या है कि जो भी राजा महाराजा अपन कह सकते उसमें मुगल काल ही था। जैसे अगर बात करें तो उस समय ये जो जहांगीरी था, जो जहांगीर के समय आए थे ज़्यादातर, तो उसमें इजारेदारी अधिकार, इजारेदारी का मतलब व्यापार करने की छूट प्राप्त कर ली थी उन्होंने। इससे सूरत और हुगली दोनों बंदरगाहों कमज़ोर पड़ गए थे। तो इससे सूरत और हुगली दोनों पुराने बंदरगाह क्या पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाला निर्यात में नाटकीय कमी आई थी, निर्यात में यहाँ पर थोड़ी सी कमी आई थी। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वे खत्म होने लगा। तो पहले व्यापार जो कर्जे से चलता वो व्यापार खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवाला हो गए, यानी जो स्थानीय स्तर पर बैंकें थी वो दिवालिया हो गई, लेन देन यहाँ पर होने नहीं लगा, यानी बैंकें हैं वो दिवालिया हो गई यहाँ पर। अब देखो आगे बात करते हैं अपन, ये लो कि 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाहों से होने वाला व्यापार कुल कितना था, 1.6 करोड़ रुपये था। कितना था, 1.6 था। और 1740 के दशक तक ये गिरकर 30 लाख रुपए रह गया था। तो देखो इससे ये पता चलता है कि सूरत कहाँ पर, गुजरात में। तो जो व्यापार पहले कितना था, 1.6 करोड़ रुपए था, और 1740 तक आते आते 30 लाख रुपए तक रह गया था। इसका मतलब यहाँ व्यापार में घाटा हुआ है। अब देखो आगे अगर बात करें अपन, देखो इधर तो नहीं है ना कुछ, इजारेदारी मतलब एकाधिकार, ये जो शब्द है ना इजारेदारी, इजारेदारी का मतलब एकाधिकार, जो व्यापार में प्राप्त कर जो यूरोपीय कंपनी है वो प्राप्त करना चाहती थी। अब देखो ये एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री, 17वीं सदी का ये चित्र है ना। तो ये अंग्रेजी जो कंपनी है उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। अब देखो आगे और अपन बात करते हैं, देखिए सूरत व हुगली कमज़ोर पड़ रहे थे, यानी ये बंदरगाह सूरत आपका गुजरात में और हुगली कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, और बम्बई और कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। अब देखो ये बंदरगाह है वो कमज़ोर पड़ रहे थे, लेकिन बम्बई आपकी महाराष्ट्र में, कलकत्ता आपका पश्चिम बंगाल, इनकी दोनों की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व है। तो पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाह का महत्व बढ़ने, औपनिवेशिक
सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। तो औपनिवेशिक जो ताकत है वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अंग्रेज है वो मजबूत हो गए थे। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। तो नए बंदरगाहों से जो भी व्यापार होता वो यूरोपीय कंपनियों के अंतर्गत नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। ये जो व्यापार है किसके जरिए होता था? यूरोपीय जहाज़ों के माध्यम से। बहुत सारे पुराने व्यापारी घराने ढह चुके थे, तो बहुत सारे पुराने व्यापारी है उनकी हालत वो खराब हो गई थी, उनके वो व्यापारी है उनको ज़्यादा कोई लाभ नहीं हुआ था। जो बच्चे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारी कंपनी के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अब कुछ बच्चे कुछ मान लीजिए कोई कंपनी है वो फिर क्या है कि यूरोपीय कंपनियों के ये साथ मिलकर के उन्होंने काम करना अच्छा जाना है, क्योंकि उनको अकेले को घाटा हो रहा था। तो अलग इनके वो किस नेटवर्क में मिल गई? यूरोपीय कंपनियों में। अब देखो आगे बात करते हैं अपन, ये लो। इन बदलावों से बुनकरों अन्य कारीगरों की जिंदगी भी किस तरह प्रभावित की थी? तो बुनकर है, कारीगर है, उसमें क्या बदलाव आया था? तो देखिए बुनकरों के बारे में पढ़े, ये लो। बुनकरों का क्या हुआ? 1960 के दशक में बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये आपको 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत को कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई थी। तो देखो 1760 की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई थी। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोपीय बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। तो यूरोप में क्या है, भारतीय बारीक कपड़ों की मांग ज़्यादा थी, इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही फैलाना चाहती थी। क्योंकि यूरोपीय कपड़ा, यूरोप की बात करें तो भारतीय कपड़ों को ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो बारीक कपड़े होते थे और उसकी मांग है यूरोपीय मार्केट में ज़्यादा थी। तो अंग्रेज भी इस व्यापार को बढ़ाना चाहते थे ताकि उनको अधिक से अधिक से लाभ हो। तो भारतीय कपड़ों को वो यूरोप के मार्केट में ले जाने लगे थे। अब देखो आगे, ये देखो काम लगा हुआ एक बुनकर गुजरात का ना तो बुनकर देखो ये काम कर रहा है। आगे देखो आप इसमें, ये क्या हो गया, छोटा हो गया, ये लो। अब देखो आगे अगर बात करिए अपन, ये ठीक है, अब कि 1760 और 1770 के दशक बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। 1760 और 70 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार क्या है, सप्लाई आसान नहीं हो पाती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कच्चा माल चाहिए था और वो राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले क्या है कि वो निर्यात है और सप्लाई आसानी से नहीं मिल रही थी। और बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। अब अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से माल वो नहीं मिल पा रहा था। इसमें देखो बीच में ये आ जाते हैं, फ्रांसीसी है, डच है, पुर्तगाली है और स्थानीय व्यापारी उस होड़ में इस प्रतिस्पर्धा में वो टक्कर ले रहे थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्तिकर्ता सौदागर खूब मोल भाव करते थे। अब बीच में देखो यहाँ पर बुनकर है और आपूर्ति सौदागर है, वो खूब मोल भाव करते थे, ज़्यादा पैसे लगाते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली पर लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। अब इनको क्या है कि फ्रांसीसी है, डच है, पुर्तगाली है, अंग्रेज है, अब ऊंची वो जिस जो अधिक पैसे देता, ऊंची बोली लगाता, उसी को ये माल बेचते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर बुनकर और सौदागर सभी फायदे में थे। अब देखो आगे अपन बात करें, लंदन भेजे गए अपने पत्रों में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति करते हुए मुश्किल और ऊंची दामों पर बार बार जिक्र किया। अब लंदन जो ब्रिटेन में है वहाँ पर पत्र ने कंपनी के अफसरों ने आपूर्तिकर्ता में मुश्किल आ रही थी ना, क्योंकि आसानी से डच है, फ्रांसीसी है, ये सारे होड़ में थे, तो अंग्रेजों को आसानी से आपूर्ति ये जो माल है वो नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो इसकी वजह से मुश्किल आ रही ऊंची ऊंची दामों को बार, क्योंकि जब मिलता तो पैसे भी अधिक लगते थे, क्योंकि ऊंची बोली पर ही वो
कपड़ा या दिया जाता था। अब देखो आगे अपन बात करते हैं। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार अपना एकाधिकार का दावा कर सकती थी। तो ईस्ट इंडिया क्या है, राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहती थी। उसके बाद उसने सोचा कि अपन व्यापार पर पूरी तरीके से एकाधिकार प्राप्त कर लेंगे। वैसे देखो अपन बात करें ना तो प्लासी की युद्ध हुआ ना 1757 में, उसमें उन्होंने जो देखा जाए तो इस युद्ध में उन्होंने जड़ें जमाई थी। और 1764 का युद्ध था ना बक्सर में, उन्होंने पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ उन्होंने पूरी तरीके से पेड़ को लगा लिया था, शाखाएं फैला ली थी और यहाँ से अंग्रेज है उन्होंने राज करना शुरू कर दिया था। अब बात करो अब देखो अपन बात करें कि एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित होने के बाद कंपनी व्यापार पर अपना अधिकार दावा कर सकती थी। फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा खत्म करने और लागतों पर अंकुश रखने और कपास और रेशम से बनी चीज़ों नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई थी। अब देखो बात करें ना अपने तो कंपनी व्यापार अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी और फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा किन के बीच थी, डच है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज है, इनके बीच में। लागतों पर यानी जो लागत बढ़ रही थी उस पर अंकुश रखना, कपास और रेशम की बनी चीज़ों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी थी अंग्रेजों ने, ठीक है ना। और ये काम कई चरणों में किया गया था। ये नई व्यवस्था देखो किस तरह थी, है ना भाई। अब इस पर अंकुश लगाना था तो देखो पहला जो किया है उन्होंने क्या किया, देखिए अंग्रेजों ने, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने और बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। तो कंपनी ने सबसे पहले कपड़े व्यापारी में सक्रिय व्यापारी जो व्यापारी थे और दलालों को खत्म करने के लिए क्या, बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश, यानी डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब बुनकरों से सीधा खरीदा जाए, बीच में दलालों, सौदागरों और अन्य व्यापारियों से न खरीदा जाए, तो सीधा उन्होंने बुनकरों से संबंध बनाने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, ध्यान रखना बुनकरों पर, और माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों को तैनात कर दिए, जिन्हें क्या कहा जाता है, गुमास्ता। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड में, गुमास्ता का अर्थ क्या है कि कंपनी ने उस व्यक्ति को यानी एक कर्मचारी को नियुक्त कर देते थे गुणवत्ता जांचने के लिए, जो क्या है वेतनभोगी, बदले में उनको वेतन मिलता था और ये कर्मचारी क्या कहलाता था, गुमास्ता। ये पूछा जा सकता है। गुमास्ता कौन होते थे, कंपनी ने एक नौकर यानी वेतनभोगी कर्मचारी को तैनात कर दिया था जो क्या है कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए ये रहता था, तो उससे कहते हैं गुमास्ता। आगे बात करते हैं अपन, दूसरा कारण क्या है, देखो कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदार के साथ क्या है, पाबंदी की कि केवल अंग्रेज कंपनी ही खरीदेगी, अन्य कोई भी कंपनी अगर फ्रांसीसी डच है तो वो नहीं खरीदेगी। इसके लिए उन्हें पैसे की रकम दी जाती थी। तो पहले उनको क्या है कि जो बुनकर है उनको क्या है पैसे की रकम दी जाती थी और एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था। अब उनको ये लालच दिया गया था बुनकरों को कि कच्चा माल खरीदने उनको कर्ज भी दिया जाता था। जो कर्ज लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। जिसने कर्ज लिया तो जो भी माल कपड़ा है वो गुमास्ता को ही देना पड़ता था। गुमास्ता कौन होता था, जो कंपनी ने वेतनभोगी कर्मचारी को नियुक्त किया था जो क्या है कि कपड़ों की गुणवत्ता जांचता था, तो वो कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे, उसे किसी और व्यापारी को नहीं बेचते थे, केवल जो कंपनी का ये थे ना गुमास्ता उसी को ही वो देते थे। इस तरह वो कर्ज तले बुनकर वो दबते गए थे। आगे देखो क्या हाल होती थी बुनकरों को, देखो जैसे जैसे कर्ज मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी। तो जैसे जैसे कर्ज मिलते गए, महीन भारतीय कपड़ा क्या था, महीन कपड़ा था यूरोपीय कपड़ों से, और ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेश की स्वीकार करने लगे थे। तो ज़्यादा कमाई लिए बुनकर है
वो उनकी शाही या पैसे है वो वसूल पहले ही वो ले लेते थे। बहुत सारे बुनकरों के पास ज़मीन के छोटे पट्टे थे, यानी कुछ बुनकर थे वो तो जिनके पास छोटे छोटे पट्टे थे, ज़्यादा उनके पास खेत नहीं था, जिन पर वो खेती करते थे और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। और अब उसे ज़मीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे, क्योंकि अच्छे पैसे मिलने लगे थे बुनकरों को। तो वो अपना जो छोटा खेत या भूखंड था वो किसी दूसरे को दे देते और सारा समय वो बुनकरी में ही लगा देते थे। अब पूरा परिवार यही काम करने लग गया था। बच्चे, औरतें सभी कुछ न कुछ काम करते थे। अब देखो आगे बात करें अपने, ये लो। लेकिन जल्दी बहुत सारे बुनकर गांव में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी थी। तो धीरे धीरे क्या है कि गांव के बुनकर और गुमास्ता के बीच में, गुमास्ता तो कंपनी के थे, तो उनके बीच में टकराव होने लगा था। इससे पहले ये आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में रहते थे। तो इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनकी नज़दीकी ताल्लुकदार होते थे। तो बुनकरों से अगर देखो ये है ना ताल्लुकदार, ये गांव में ताकतवर या पैसे वाले लोग होते थे, उसे कहते हैं ताल्लुकात, यानी उनके नज़दीक कौन होते ताल्लुकात। क्योंकि ये जो है ना आपके सौदागर है या अपन इससे यानी गुमास्ताओं से अगर देखा जाए ना, तो गुमास्ता तो कंपनी के नियुक्त किए हुए व्यक्ति थे, लेकिन इससे पहले सौदागर अक्सर बुनकरों में गांव में रहते थे। तो सौदागर कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। बुनकरों से उनका सीधा संबंध था और बुनकर उनके नज़दीकी ताल्लुकात होते थे। तो उनके नज़दीक ही ताल्लुकात होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे। यानी ये कह सकते हैं कि बुनकर है वो अक्सर इन सौदागरों से नज़दीक में थे और उनके नज़दीक ही ताल्लुकात होते थे। वे तो ताल्लुकात भी एक ताकतवर वहाँ पर देखा जाए तो होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। तो इस तरह गुमास्ता से ज़्यादा वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये कंपनी के नियुक्त थे। आगे देखो अपन बात करें तो इधर तो नहीं है ना कुछ। अब देखो पूरा बात करें कि नया गुमास्ता बाहर के लोग थे। ये गुमास्ता नए थे, क्योंकि वो गांव में नहीं रहते थे। गांव में तो कौन रहते थे? सौदागर है, बुनकर है, ये जो लोग हैं उनका प्रत्यक्ष संबंध था बुनकरों से। लेकिन ये गुमास्ता कंपनी के नियुक्त किए हुए व्यक्ति थे जो वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। और वो करते क्या थे? गुणवत्ता, कपड़ों की गुणवत्ता जांचते थे। तो लोगों पर उन गुमास्ताओं पर विश्वास नहीं था। उनका गाँव में पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। किसका? गुमास्ता का। वे दम पूर्ण व्यवहार करते थे। तो व्यवहार भी वो अकड़ाई से करते थे। सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे, ये साथ में सिपाही रखते और चपरासी। और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा भी दे देते। कई बार माल न मिलने पर बुनकरों को सजा देते। ये जो सिपाही रखते थे गुमास्ता, वो सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था। और कोड़ों मतलब एक रस्सी सा जैसे बांध करके या गम कमर में लगाए जाते थे। और बुनकर ने तो दाम मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते। बुनकरों बेचारों को फंसा दिया कि दूसरे को भी वो माल नहीं बेच सकते थे और न ही मोल भाव जितना मिलता उतना लेना पड़ता था। उन्हें कंपनी से कीमतें मिलती थी और बहुत ही कम थी और कर्जों की वजह से वो कंपनी से बंधे हुए थे। अब क्या है कि पहले वो पैसे कर्ज लेते थे तो उसमें वो बंधे हुए थे, दूसरे को भी नहीं बेचते थे। तो ये पाबंदियां बुनकरों पर लगा दी गई थी। आगे देखो बात करें अपने, कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। तो बात करो कर्नाटक है, बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए थे, क्योंकि कंपनी उसके साथ अत्याचार कर रही थी। गुमास्ता है वो उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे थे, इसके कारण उन्होंने गांव छोड़ दिए थे। अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करगा लगा लेते थे। तो करगा चलाने वो लग गए थे गांव या किसी रिश्तेदार के, कौन? बुनकर। और कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों से बगावतें कर दी। अब ये जो बुनकर है वो कंपनी के खिलाफ अफसरों के विरोध करते हुए कहा गए, गांव के व्यापारी भी उसके साथ मिलकर बुनकरों को बगावतें कर दी। तो व्यापारी भी उन
अंग्रेज जो गुमास्ता के थे उससे वो नाराज थे, तो व्यापारी भी बुनकरों के साथ हो गए और आंदोलन कर दिया। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार कर दिया कि हम जो कर्जा मिला है, बुनकरों ने साफ मना कर दिया कि कंपनी को कि हम पैसा है वो नहीं लौटाएंगे। उन्होंने कर्जे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे, और जो कर्जे चला रहे थे वो भी बंद कर दिए थे और खेत मजदूरी करने लगे। आगे देखो बात करें अपन, 19वीं सदी आते थे कपास बुनकरों के सामने नई समस्या पैदा हो गई। जैसे 19वीं सदी आई तो कपास के बुनकरों के सामने एक समस्या पैदा हो गई। अब देखो आगे और बात करते हैं अपन इसकी भारत में मैनचेस्टर का आना। तो ये जो कहाँ की थी, ये इंग्लैंड की, लंदन में थी ये। देखो 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पुतलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती। यानी 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पुतलो ने क्या कहा कि भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती है, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता है। जो भारतीय कपड़ा महीन था, उनकी गुणवत्ता अच्छी थी, तो वो दुनिया में काफ़ी फेमस था और बिकता भी अच्छा था। क्यों, यूरोपीय कपड़ा अगर देखा जाए तो महीन नहीं था ना, और भारतीय कपड़ा महीन और गुणवत्ता में अच्छा था। तो ये बात किसने की, हेनरी पुतलो ने। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी के शुरुआत में भारत में कपड़ा निर्यात गिरावट आने लगी थी। तो 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में क्या है, गिरावट आने लगी थी, जो लंबे समय तक जारी रही। तो 19वीं सदी के शुरुआत में क्या है, अगर देखा जाए तो गिरावट आने लगी थी भारतीय कपड़ों में। अब देखो 1911-12 में सूती का हिस्सा कुल निर्यातकों में देखो कितना था, एक बार ऊपर कर देता हूँ कि देखो गिरावट कितनी होगी, 1811 और 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात कितना 33% था, और 1850-51 में मात्र 3% रह गया। अब आप सोचो कि यहाँ गिरावट कितनी आई है, यानी 33% था 11-12 में, ठीक है ना, कि अच्छी माल बिक रहा था सूती वस्त्र। लेकिन अगर इसकी बात करें 40 या 30 साल बाद, यानी 1850-51 में मात्र 3% ही रह गया था निर्यात। तो इसका मतलब यहाँ निर्यात में क्या आई है, गिरावट है। निर्यात का मतलब भारत या तो भारत देश से कपड़े को बाहर भेजना, जैसे इंग्लैंड है यूरोप में, तो उसे कहते हैं निर्यात। आयात का मतलब अपन किसी देश से कोई वस्तु मंगवाते हैं तो, या भारत खरीद करके लेके आता है तो उसे आयात कहते हैं। ये आयात और निर्यात की परिभाषा है। वैसे आपने ये पीछे भी पढ़ा होगा। ऐसा क्या हुआ कि उसके निहितार्थ क्या थे, देखो ये लाइनें याद रखना। 33 कितना हो गया, 3%। अब आगे बात करो अपन जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे थे। जब इंग्लैंड का कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आयात को लेकर परेशानी दिखाई देने लगे थे। क्यों उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात, क्योंकि उनको अगर कोई देश आयात करता है तो इसका मतलब है स्थानीय व्यापारियों को ज़्यादा घाटा होता है, वहाँ के व्यापारियों को घाटा होता है, क्योंकि उनका माल फिर बिकता नहीं है। आयात से दूसरे देशों की वस्तुएं हो ज़्यादा बिकने लग जाती है, चाहे कपड़ा हो चाहे अन्य कोई वस्तुएं हो। उन्हें सरकार पर दबाव डाला वहाँ के स्थानीय उद्योगपतियों ने कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे कि मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। तो उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि जो आयात कपड़े हो रहे हैं उन पर ज़्यादा शुल्क लगा दीजिए, ताकि ये कपड़ा जो मैनचेस्टर में बने कपड़ों को बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। मैनचेस्टर में जो बनता है वो आराम से बिक सके और बाहरी कपड़ा वो रुक जाए। इस तरह उन्होंने क्या किया कि आयात शुल्क है वो बढ़ा दीजिए, सरकार पर दबाव डाला था अंग्रेजों ने। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वे ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में ही बेचे। दूसरा ये भी डाल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि ब्रिटिश कपड़ों को कहाँ बेचे, भारतीय मार्केट में ही बेचे। और 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्रों और उत्पादन के निर्यात में क्या हुआ था, नाटकीय वृद्धि हुई थी। तो 19वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटेन में वस्त्र उत्पादन के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई थी। आगे बात करें देखो अपने, ये लो
कि 18वीं सदी के आखिर में भारत के उत्पादों का नए के बराबर निर्यात होता था। 18वीं सदी के आखिर लगभग जी 1790 के आसपास की 18वीं सदी के आखिर में भारतीय उत्पादों को नए के बराबर होता था। यानी 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1850 तक आते आते सूती का आयात कितना भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। तो 1870 में यह आंकड़ा कितना पहुंच गया? 50%। आगे देखो इसमें दे रहेगा, इस प्रकार भारतीय कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी। उनका निर्यात बाजार ढेरा था, निर्यात में धीरे धीरे मार्केट में कमी हो रही थी और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। तो ये था भारतीय बुनकरों के बारे में। अब देखो इधर कुछ दे रखा है कि ये कोई नहीं, आप पढ़ लेना, ये कोई ज़्यादा खास नहीं है ना स्रोत के, ये कोई लिटरेचर लिखा गया है, उसके कोई ज़्यादा खास नहीं है। आगे अगर बात करें, देखो ये हो गया आपका, अरे ये क्या होगा, ये लो, ये देखो एक यहाँ चित्र है, ये किसका दे रखा है, जो नाव जहाज दिखाई दे रहे हैं जो, देखो ये बॉम्बे हार्बर 18वीं सदी में आखिर का ये चित्र है। तो देखो ये नावों के माध्यम से जो व्यापार होता था। अब देखो ये यहाँ पर देखिए, अपन बात करें स्थानीय बाजार मैनचेस्टर में आयातित माल की भरमार थी। तो स्थानीय बाजारों में मैनचेस्टर से जो माल आता था वो बहुत अधिक था मार्केट में, और कम लागत पर मशीनों से बनने वाला आयातित कपास उत्पादन इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मशीनों से बन करके आयातित कपास है वो सस्ता मिलता था, और भारतीय बुनकर है उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा मिलता था। 1850 तक दशक तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी की किस्मों की भरमार थी। तो 1850 तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाकों में क्या थी? गिरावट थी और बेकारी के ही यानी किस्मों की भरमार थी। अब देखो आगे बात करें 1860 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या बड़ी, यानी देखा जाए तो क्या हो गई, नई समस्या खड़ी हो गई। कौन सी खड़िया? उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। 1860 में बुनकरों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई क्योंकि उनको अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। किसको? बुनकरों को। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ, और अमेरिका गृह युद्ध का मतलब देश के अंदर ही लड़ाई होना, तो कपास की आमद बंद हो गई थी। तो ब्रिटेन बाहर से कच्चा माल मंगाने लगा था, तो कपास की बंद हो गई थी क्योंकि गृह युद्ध छिड़ जाता है तो किसी देश में आयात निर्यात पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो अमेरिकी जो कपास आ रही थी वो बंद हो गई गृह युद्ध के कारण। तो इस कारण ब्रिटेन बाहर से कच्चा माल मंगवाने लग गया था ज़्यादा, ठीक है ना। भारत में कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी थी। तो निर्यात में ज़्यादा वृद्धि होने की कीमत क्या है कि आसमान छूने लगी थी। भारतीय बुनकरों को कच्चा माल के लाले पड़ गए थे। तो भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के क्या पड़ गए थे? लाले पड़ गए थे। कच्चा माल आसानी से बुनकरों को नहीं मिल पा रहा था। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्चे कपास खरीदनी पड़ती थी। तो मनमानी कीमत पर क्या, कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। और ऐसे सूरत में बुनकरों यानी बुनकरी के सारे पेट पालना संभव नहीं था, क्योंकि महंगा खरीदोगे फिर महंगा बुनकरों से कौन खरीदेगा। तो इसलिए उनकी बुनकरों के सारे पेट भरना आसान काम नहीं था, ठीक है ना। अब देखो 19वीं सदी के आखिर में बुनकर और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा था और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों में पट गया था। इसमें बुनकर उद्योग की किस तरह कायम रह सकता था? तो 19वीं सदी में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा, भारतीय कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से पट गया था। तो ज़्यादातर जो मार्केट में जो वस्तुएं या कपड़े बिकते थे मशीनों से बने हुए थे। ऐसे में बुनकर की हालत है और ख़राब हो गई थी, क्योंकि बुनकर है वो हाथ से बनाते थे, इसके कारण उनका और भी चौपट हो गए थे। तो इस तरह आज अपने
ये लगभग अपन ने जो पार्ट 4 था वो पढ़ लिया। अब दूसरे पार्ट में अपन ने इस औद्योगिकरण को पूरा कर देंगे। तो इस प्रकार ये 10th क्लास के 4 पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और धन्यवाद, अपन कल इसको पूरा कर देंगे। वो काफ़ी दिन हो गए क्योंकि समय नहीं मिला वीडियो बनाने में। तो अब मैं लगातार ऐसा सोचता हूँ कि इस 10th क्लास वाली को पूरी करते ही अपन कोई फर्स्ट ग्रेड से संबंधित हिस्ट्री शुरू करेंगे। धन्यवाद मित्रों।